हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, लॉरेंट फोर्स इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं, वो तो फर्स्ट इसके चैप्टर की फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। लॉरेंट फोर्स ये था, लॉरेंट फोर्स। और लॉरेंट फोर्स में भी हम मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स ये पढ़ा था, वो याद करा देता हूँ। Q जिसको FM दिया था नाम, Q V क्रॉस V, ये मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स था। यानी कोई चार्ज मूव करता तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ये था QE। FE जो लिखा था, FE इक्वल्स टू QE, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स था। जब चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये मैं लिखने जा रहा हूं। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज FM, मैग्नेटिक फोर्स, Q V क्रॉस B, V क्रॉस V। B स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये भी मैग्नेटिक फील्ड। अब V यहां पर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और B मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। Q चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज, और F फोर्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये तो वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में जाओगे तो QBB साइन थीटा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला फोर्स F परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के, एंड F ऑल्सो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। यानी जिसमें वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर F आता है, ठीक है। तो हमें निकालें फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ये होता है। अब ये इस फॉर्मूले से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इससे ये ध्यान रखना, F वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने का मैं अभी आपको बता दूंगा। तो FQBB साइन थीटा। अब ये देखो, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q है, इसका मीनिंग निकला अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज करोगे, बाकी कंडीशन सेम है तो फोर्स इंक्रीज होगा, पहली कंडीशन। दूसरा, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V, यानी स्पीड को इंक्रीज करोगे तभी फोर्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फोर्स को मैंने सिंपली F लिख दिया है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज। तीसरा केस, अगर V को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका F भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। और इसको V या इसको B साइन थीटा लिख दो, यानी थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। V साइन थीटा यानी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उस पर डिपेंड करता है, V साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। ये तो जनरल बात है, इस फॉर्मूले से ही आपको पता लग रहा है। अब इसमें थीटा को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला केस, फर्स्ट केस, इफ थीटा 0 और थीटा 180। देखो इसका मीनिंग क्या निकला, थीटा 0 का मीनिंग तो ये है, जैसे B, सपोज B का डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड का, इसी डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है B वेलोसिटी से, तो थीटा 0 है। और सपोज B ऐसे है और चार्ज ऐसे मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो ये थीटा 180 का केस है, ठीक है। अभी हम जानते हैं साइन 0 कितना होता है, 0, और साइन 180 कितना होता है, 180 भी 0।
जब थीटा 0 या थीटा 180 होगा तो एफ कितना होगा, फिर थीटा 0 और थीटा 180 पर ये साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दोनों ही केस में साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो फिर फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, 0। यानी कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 होता है। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल या इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो 0 हो जाएगा। ये तो आपका ये पहला केस था, ठीक है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे केस की बात करते हैं, सेकंड केस, एफ थीटा 90। थीटा 90 का मतलब यह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, बी वेक्टर ऐसे और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये थीटा 90। तो साइन 90 कितना होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और एफ कितना हो जाएगा, क्यू बी बी। अगर ये फिक्स है तीनों चीज क्यू बी बी तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी थीटा ही इसको कम ज़्यादा करता रहता है फोर्स को। तो एफ एम इक्वल्स टू क्यू बी मैक्सिमम फोर्स है। परपेंडिकुलर कोई भी चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है, ठीक है। अब ये स्पीड बढ़ा देते हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो तो बढ़ेगा वैल्यू। अगर क्यू वेलोसिटी, स्पीड या अमाउंट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कांस्टेंट है तो फोर्स थीटा 90 पर मैक्सिमम हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर मूव कर गया तो मैक्सिमम हो जाएगा। अब ध्यान रखना, जब ये फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा इस पर, ये तो हम जानते हैं, एफ हमेशा कैसा होता है, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, इससे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से। जब ये परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो इसको सर्कुलर मूव करा देगा ये ऐसे सर्कल में, ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। तो कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करता है, क्यों नहीं करता, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं करेगा। अब ये इसको सर्कुलर घुमाएगा वो तो हम दूसरा और एक बार और पढ़ेंगे इसको, मोशन ऑफ ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वह सर्कुलर और ये सारी चीजें हम एंगल से भी पढ़ेंगे, तो एक बार और इसको पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा ये पढ़ लेते हैं फोर्स के बारे में सिर्फ। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना मैग्नेटिक फोर्स के कारण जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, थीटा 0 और थीटा 180 है तो फोर्स उस पर लगेगा ही नहीं, थीटा 90 है मैक्सिमम लगेगा, और कोई एंगल है तो फोर्स तो लगेगा। अब जो फोर्स हमेशा के लगता है, ये ध्यान रखना 1 मार्क्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में आया है कि उसकी स्पीड चेंज क्यों नहीं होती, ये बता रहा हूँ। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, वेलोसिटी तो चेंज होती है यानी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, कुछ ही बोल लो, स्पीड नो चेंज इन स्पीड, या के फॉर काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम ऑफ मूविंग पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे पूछ लेता है काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, वाई काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, या एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हम निकालते हैं। तो वी नो दैट ए परपेंडिकुलर टू वी, यानी जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स ये वाला हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब वी वेलोसिटी वेक्टर आपको लैंग्वेज में निकला, मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट ds को हमने क्या लिखा है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे, एफ बी के परपेंडिकुलर है, बी ds के पैरेलल है। इसका मतलब क्या निकला, एफ परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है,
W इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, यही तो एफ डॉट डी एस। अब डॉट प्रोडक्ट खोलते हो क्या आएगा, एफ टी एस कॉस थीटा। अब जब एफ क्या है इसमें परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो गया, यहाँ थीटा कितना होगा 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, एफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, तो थीटा 90, थीटा 90 यहाँ लिखो कॉस 90। ये हमने बर्कटन का फॉर्मूला 11th में सीखा बर्कनजी पावर वाले चैप्टर में। तो एफ डॉट डी एस, ए डॉट प्रोडक्ट खुलेगा एफ डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये फोर्स बर्डन कितना हो गया 0, तो बर्डन 0 हो गया। अब वाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वाई वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ द बॉडी मूविंग बॉडी, चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी, यानी वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन कितना हुआ डेल्टा के, और वर्क डन कितना हुआ मैग्नेटिक फोर्स से 0, तो डेल्टा के कितना हुआ 0, डेल्टा के 0 का मतलब काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मीनिंग निकला नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ और एम तो चेंज हो गए नहीं, यानी बी का चेंज नहीं हुआ, स्पीड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इसका मतलब के कांस्टेंट, के कांस्टेंट का मतलब हाफ एम बी स्क्वायर कांस्टेंट, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट, तो स्पीड रिमेन सेम, तो कंक्लूजन देयरफॉर स्पीड रिमेन सेम, इसका मतलब निकला मैग्नेटिक फोर्स कभी भी पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, तो उसकी स्पीड यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्शन को तो करेगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो डायरेक्शन चेंज करेगा, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको के कांस्टेंट हो गया, ये 1 मार्क्स में कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, एक बार फिर से इसको समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पैरेलल होते हैं, तो एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो बर्डन निकलेगा 11th क्लास का फॉर्मूला है एफ डी एस कॉस थीटा, थीटा है 90, तो बर्डन हो गया 0, यानी मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा, नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक आ जाएगा कि प्रूव करो कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन नहीं करता मूविंग चार्ज पर, या मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 आ गया। अब 0 आ गया तो हम काइनेटिक एनर्जी तक जा रहे हैं, स्पीड तक जा रहे हैं, तो अब वाई वर्क एनर्जी थ्योरम W इक्वल्स टू डेल्टा के, अब W कितना है 0, तो कंफर्म डेल्टा के कितना होगा 0, डेल्टा के 0 मतलब के कांस्टेंट, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, यानी काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं, तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो स्पीड रिमेन सेम या रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो स्पीड रिमेन सेम, तो स्पीड हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी मूविंग चार्ज पार्टिकल की। ये इसका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो ये सर्कुलर घूम जाएगा, फिर डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे चेंज होगी, एवरी पॉइंट पे डिफ्लेक्ट करता रहेगा ये फोर्स, लेकिन स्पीड को चेंज नहीं करेगा। अब जो ये फोर्स लग रहा है तो वो जो सर्कुलर मोशन थोड़ा अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे, इससे पहले इसकी छोटी छोटी बातें बता दूं। अब ये फोर्स लग रहा है तो इसका डायरेक्शन हम निकालते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के हमारे पास रूल है, एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो डायरेक्शन इस फोर्स के एफ के डायरेक्शन के लिए है, डायरेक्शन ऑफ एफ यानी यही मैग्नेटिक फोर्स। तो पहला तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखो फ्लेमिंग ने बोला था अपने स्ट्रेच, ये तभी लगेगा ये लेफ्ट हैंड रूल जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है। व्हेन चार्ज पार्टिकल
मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में फोर्स को ये डायरेक्शन दे देगा। तो स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड के देखो थंब और फर्स्ट टू फिंगर्स को स्ट्रेच कर दो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्ट्रेच थंब एंड फर्स्ट टू फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब मैं ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट आउट करती है, यानी डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट को, यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उधर ही करंट होता है, तो ये करंट को यानी पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन बता रहा है, तो थंब फोर्स बता देगा। थम्स गिव द फोर्स, यानी ये डायरेक्शन फोर्स का होगा। एक बार फिर से इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फैमिली बन गई, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मीन्स एफ फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन करंट सी, ठीक है। तो फादर मदर चिल्ड्रन से याद रखता है, कई बार कंफ्यूजन हो कौन सी उंगली मैग्नेटिक फील्ड की है कौन सी करंट की है। तो ये फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड, ये भी ध्यान रखना लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड का थंब डायरेक्शन देगा फोर्स का, अगर ये डायरेक्शन दे रहा है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, और ये डायरेक्शन दे रहा है करंट का, ठीक है। ये दोनों तीनों परपेंडिकुलर है, तो थंब किसका दे देगा डायरेक्शन, फोर्स का। ये लेफ्ट हैंड होना चाहिए। फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ यस करंट, देन स्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसी का दूसरा है रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसका डायरेक्शन निकाल लिया। दूसरा इसमें आता है इसी के लिए राइट हैंड पाम रूल। जो डायरेक्शन आप इसमें निकाल रहे हो ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, वही डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल देगा। अब राइट हैंड पाम रूल, इसको स्लैब रूल भी बोलते थे पहले। ये राइट हैंड लिया, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल पहले आपको कराता हूं, जो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। सपोज कर लो चार्ज पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर है, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे इधर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये तो चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो थंब का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड फोर्स लग गया। अब बढ़ गया तो फोर्स किधर लग गया, अपवर्ड। अब राइट, इसी को हम राइट हैंड से निकालते हैं। ये राइट हैंड, अब इस राइट हैंड को आपने स्ट्रेच कर दिया, इसकी टिप्स और फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगी, ठीक है। और थंब करंट का डायरेक्शन देगा, जिधर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। और जिधर आपकी स्लैब जाती है या फेस ऑफ द पाम, वो आपका फोर्स का डायरेक्शन देगा। इसको स्लैब रूल पहले बोलते थे, तो ऐसे जो थप्पड़ लगाओगे ना किसी के, तो ये डायरेक्शन इधर ऐसी जाएगी, वो आपका फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। अब देखो यही तो लिया था आपने, चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स अपवर्ड। अब राइट हैंड लो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया इधर, ये करंट का डायरेक्शन इधर ही तो मूव कर रहा था चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स अपवर्ड। दोनों से डायरेक्शन निकाली जाती है, जो आपको इजी लगे उससे आप निकाल लो। राइट हैंड पाम रूल इजी है, इसमें कई बार आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, इजी लग जाता है। तो ये उंगलियां क्या देंगी, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दो, थंब एंड का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन देगा, या पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में ऊपर है, तो ये फेस ऑफ द पाम, यानी जिधर आपकी ऐसे स्लैब जा रही है, वो डायरेक्शन आपका फोर्स का दे देगा। तो दोनों से इसी की डायरेक्शन निकलती है फोर्स का। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ले लो या राइट हैंड पाम रूल ले लीजिए, दोनों से इसी से निकलेगी, ठीक है। अब इसी से डेफिनेशन निकालते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की। कई बार बोलता है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स, तो मैं लिख देता हूं इसमें, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करो। तो ये आपका ये फॉर्मूला था ना, F इक्वल्स टू क्यू बी बी, अभी यही तो पढ़ा था आपने, साइन थीटा। तो इससे B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F अपॉन क्यू
बी, ठीक है, क्यू बी साइन थीटा। और इसमें देखो क्यू को ले लो 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये बी तो निकाल रहे हो, बी तो वेलोसिटी आएगा, ये बी निकाल रहे हो तो क्यू बी साइन थीटा। और बी को ले लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, यूनिट स्पीड से मूव कर रहा है। और थीटा ले लीजिए 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ये 1, ये 1, ये भी 1, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। अभी डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपनी मर्जी से इसको बोल दीजिए, लेकिन बस ये बोलना है बी इक्वल टू एफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के इक्वल होगी, ठीक है। कौन से फोर्स के इक्वल होगी, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, then force acting on it is equals to the magnetic field। या मैग्नेटिक फील्ड उस फोर्स के इक्वल होता है जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, तो उसमें फोर्स लगता है, उस फोर्स के इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है। एक बार फिर बोल देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज when it move with unit velocity perpendicular to the magnetic field। तो ठीक है, तो ये जो बी को डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, वैसे इसकी यूनिट भी यहाँ से डिफाइन हो सकती है। अब बी पहले यूनिट भी बताऊंगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब यूनिट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के मूव करता है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा था वो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा होता है, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट निकालते हैं, यहाँ से यूनिट बी की यूनिट निकाल रहा हूं, ठीक है। बी की यूनिट ऑफ बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बी, यहां से देखो आप यूनिट निकालने जाओगे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्यू चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा कोई यूनिट होती नहीं है। अब ये हमें पता है ना, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू की यूनिट कूलम और ये सेकेंड, कूलम पर सेकेंड को आप एम्पियर बोल सकते हो, तो इसको लिख दोगे न्यूटन पर एम्पियर, कूलम पर सेकेंड एम्पियर लिख दिया मीटर, तो ये इसकी यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर इनवर्स। इसको हम टेस्ला बोलते हैं, टेस्ला, ठीक है। ये इसकी ऐसा यूनिट है, वो साइंटिस्ट के नाम से दे दिया इसका नाम टेस्ला। अब आपसे पूछ रहा है डिफाइन 1 टेस्ला। 1 टेस्ला इसी में रखना पड़ेगा आपको, 1 टेस्ला को डिफाइन करो। तो देखो इसी फॉर्मूले से एक बार फिर लिख रहा हूं, V इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा। और इसमें एफ को ले लो 1 न्यूटन, क्यू 1 कूलम, वही पॉजिटिव 1 कूलम है, और बी 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा 90, तो ये सब 1 1 हो जाएंगे ना, तो बी भी 1 टेस्ला बचेगा। तो कोई 1 न्यूटन, ये 1 कूलम, ये 1 मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा ही 1, ठीक है। तो फोर्स 1 यूनिट नहीं लिखिए, फोर्स 1 न्यूटन, ये 1 कूलम, तो सारा बन के मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला को डिफाइन कैसे करोगे, व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, force acting on it is 1 Tesla, sorry, force acting on it is 1 Newton, then magnetic field of that place is 1 Tesla। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको पॉजिटिव लगाई देता हूं, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तब उस पर फोर्स अगर 1 न्यूटन है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 1 टेस्ला होगा। तो ये कभी कभी डिफाइंड 1 टेस्ला आ जाए तो बहुत कम चांस है, डेफिनेशन बहुत कम आती है, आ जाती है तो 1 टेस्ला की डेफिनेशन है, 1 टेस्ला किसके इक्वल है, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातें थी, अब ये टॉपिक ही आगे बढ़ेगा, तो सर्कुलर मोशन ही पढ़ेंगे, फिर इसकी रेडियस भी निकालेंगे, सर्कल में घूमेगा, तो थोड़ा वो अगला टॉपिक में हम करेंगे। अभी देखो इस पे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स के। तो ये क्वेश्चन जैसे मैं बताता हूँ, मुझे याद आ रहा अभी,
ये लॉन्ग वायर है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें सपोज 5 एम्पियर करंट आ रहा है, करंट फ्लो इन दिस वायर इज 5 एम्पियर। इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सपोज इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके पैरेलल मूव कर रहा है, तो ये लिख देता हूं। लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁶ मीटर पर सेकेंड से पैरेलल 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से मूव कर रहा है। तब फोर्स बताओ, तो पूछा है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। बताओ कैसे निकालोगे। देखो ये करंट कैरिंग वायर है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब फोर्स निकालने का आपके पास, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा ये पूछ रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या था, अब ये फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या था बताओ, F = QBB sin थीटा। अब देखो Q आपको दे दिया, फोर्स का फॉर्मूला यही तो था, Q इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम जानते हैं, Q = 1.6 × 10⁻19 कूलम। B स्पीड इसने खुद दे रखी है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। थीटा में ढूंढना है और नेट फील्ड हमें ढूंढनी है, ये चीज ढूंढनी है हमें। ये आ जाएंगी तो फोर्स निकल जाएगा, फॉर्मूला तो यही है। अब देखो थीटा और नेट फील्ड बी भी तो ढूंढनी है, तो ये एम्पियर फर्स्ट लॉ से निकाल रखे हैं। स्टेट कोई वायर है, लॉन्ग स्टेट वायर, उसके कारण नेट फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B ड्यू टू वायर, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ध्यान आ गया। B = μ0I/2πr। तो B तो यहाँ क्या होगा, पहले B ढूंढते हैं, तो B की वैल्यू क्या होगी, B = μ0I/2πr, ये B होगा। करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस पर जिसमें करंट आई है उसका नेट फील्ड ये होता है। ये एम्पियर लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ा है। तो μ0 की वैल्यू लिखो, μ0 की होती है 4π, μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷। करंट की वैल्यू दे रखी है 5, ये 2π, r कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में लिख दो 0.1, 100 से डिवाइड करोगे मीटर में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 जा कट गया, तो 2 जा कितना हो गया 10। देखो ये 2 एक बार लिख देता हूँ, ये 10⁻⁷ और ये 5/1 और इसको ही 1 लिख दो, 10 यहाँ कर दो डेसिमल हटा के। तो 2 5 जा 10, 10 × 10 100, 100 एंड 2 पावर इसमें से कम हो गई, ये बचा 10⁵ टेस्ला। ये नेट फील्ड आ गया। अब डायरेक्शन, अब इसमें हमने राइट हैंड रूल बताया था, करंट कैरिंग वायर है, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन कर दो, तो ये थंब जो कल फिंगर्स है इसका नेट फील्ड का डायरेक्शन देगी। तो देखो करंट ऐसे ही था, इस पॉइंट पर नेट फील्ड निकालोगे तो ये किधर जा रही होंगी, आप परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ऐसे ऐसे जा रही है। मोशन कैसे हो रहा है, नेट फील्ड तो हो गया ऐसे, अब मोशन हो रहा है ऐसे, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। नेट फील्ड इनटू द बोर्ड है, इसमें आपके इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आएगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, और बाढ़ ऐसे। तो इसमें ये मोशन तो ऐसे हो रहा है और नेट फील्ड ऐसे हो गया है इनटू द बोर्ड, ठीक है, ऐसे। तो थीटा कितना हो गया 90, थीटा हो गया आपका 90। तो हमें 2 की रिक्वायरमेंट थी, थीटा भी आ गया और बी भी आ गया। अब इस फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स यहां निकालता हूं, तो फोर्स देखो F = QBB sin थीटा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज Q कितना 1.6 × 10⁻⁹, वेलोसिटी 10⁶, नेट फील्ड 10⁻⁵, थीटा 90, तो इनटू साइन 90। अब देखो साइन 91, ये पावर ऐड कर लो, ये तो बची 1 और ये 18 रह गया, 1.6 × 10⁻⁻18। सोच लिया आपने। देखो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें अर्थमेटिक
ओरल सॉल्व होगी इस तरह की आएगी, जैसे पावर देखो -5 और 6 या 10 ही रह गया, और 10 इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, 18 रह गया, ये फोर्स आ गया न्यूटन। तो एग्जाम में अर्थमेटिक जिसमें ज़्यादा होगी वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्जाम में बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। जैसे ये तो डायरेक्ट था फॉर्मूला बेस्ड, जो आपने आपको फॉर्मूला एक निकाला, देखा आपको माइंड में आया, अब आपको किस क्या क्या गिवन है क्या नहीं है वो आप एक बार थॉट प्रोसेस में लाइए, आपको पता लगेगा कि बी है तो बी कहाँ से आएगा, करंट कैरिंग वायर दिया है ना उसने, तो क्लू देगा, उससे बी निकल जाएगा। और फिर थीटा, जब बी आ गया तो बी मैग्नेटिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी था, उसके डायरेक्शन के साथ कंसीडर करो तो थीटा भी मिल जाएगा। तो ये आपके इसका इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही कुछ भी आप देखना जिस पे बोर्ड मार्क पड़ा हो, एटम न्यूक्लियाई वाले चैप्टर को छोड़ के, वहाँ एटम न्यूक्लियाई वो सेकंड फिजिक्स में आएंगे, एटम न्यूक्लियाई में थोड़ा एटम के मास वगैरह चेंज नहीं कर पाता था, फिर भी उनको अवॉइड करता है, कम देता है उन क्वेश्चंस को। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें अर्थमेटिक कम हो। एक ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, उसमें भी आ जाते हैं कैलकुलेशन के, लेकिन वो ऐसा नहीं हर साल आ रहे हो या वो ही सारे दे दिए न्यूमेरिकल वाले, एक गलती से उनमें से देने पड़ते हैं कभी कभी, क्या एक ही पैटर्न के हम नहीं दे सकते ना, तो तब उसमें थोड़ा कैलकुलेशन के आते हैं, अदरवाइज किसी में फर्स्ट फिजिक्स में बिल्कुल ज़्यादा कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें अर्थमेटिक ज़्यादा हो। इसमें आपको कॉन्सेप्ट तो चेक करता है, फिजिक्स का टारगेट है कॉन्सेप्ट चेक करना, अर्थमेटिक चेक करना नहीं है, इसलिए आप प्रैक्टिस भी करते हो। जिसमें अर्थमेटिक ज़्यादा है वो क्वेश्चंस एग्जाम में क्या कहीं नहीं आएंगे, कंपटीशन एग्जाम में भी नहीं आते अर्थमेटिक ज़्यादा वाले, कंपटीशन एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आते हैं जिसमें छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, और ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक वाले आपकी एकेडमी में आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान से, ऐसा नहीं हम टाइम वेस्ट कर लेते हैं, कई बार अर्थमेटिक में लगे रहते हैं तो हम वो अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिक्स की प्रैक्टिस नहीं हो रही है। जैसे एनसीईआरटी में भी कुछ है, सारे तो नहीं है, कुछ क्वेश्चन है जिसमें अर्थमेटिक ज़्यादा है, तो आप उसके कंटेंट्स को समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, अर्थमेटिक में ज़्यादा टाइम खराब नहीं करें। अर्थमेटिक तो करनी आती है, हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये तो कर ही सकते हैं ना, तो वो एग्जाम में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा लेंथ है अर्थमेटिक की। मैं जी से इस तरह की ओरल हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन, क्योंकि 12th तक आपको क्या है कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बाद में तो आपके जैसे इंजीनियरिंग साइड में चले गए तो बात तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा, वो फॉर्मूले भी देगा आपको। तो फिजिक्स का उद्देश्य रटाना नहीं होता, इवन साइंस का एम रटाना थोड़ी है। कोई इंजीनियरिंग बन गया तो उसके लैपटॉप में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, हाउ टू अप्लाई आना चाहिए, आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसी को माइंडसेट बन के हमें इसको पढ़ना होता है। सिर्फ हमें अंडरस्टैंड करना है। आपको अगर आपने इसको रटना शुरू कर दिया तो ये फिजिक्स आपको परेशान भी करने लगती है। जब आपने इसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत ईजी भी हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड है, फोर्स से रिलेटेड ही चार्ज मूव कराएंगे, वो सर्कुलर मोशन होगा, उससे रिलेटेड चीज़ें निकालेंगे, इससे रेडियस वगैरह, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी।